हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द टैलेंट कोड बाय डैनियल कॉयल बुक के बारे में। पहले तो सोचो, एक ऐसा लड़का जो कभी भी अपने स्कूल में किसी चीज में सबसे आगे नहीं रहा। नाम है रोहित। ना वो क्लास टॉपर था, ना ही स्पोर्ट्स में कोई मेडल विनर। टीचर्स भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और दोस्त भी बस उससे काम निकालते थे। लेकिन अंदर से वो कुछ करना चाहता था। उसे गिटार बजाना बहुत पसंद था, पर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो बजाने की कोशिश करता, फिंगर्स सही कॉर्ड्स पकड़ती ही नहीं थी। बार बार गलती होती और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, यू डोंट नीड टू बी बॉर्न टैलेंटेड टू बी ग्रेट। वीडियो में एक अमेरिकन ऑथर डैनियल कॉयल की किताब द टैलेंट कोड के बारे में बताया गया था। वहां उसने पहली बार सुना, टैलेंट इज नॉट बॉर्न, इट्स बिल्ट। और ये बात उसके दिमाग में जैसे चिपक गई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। अब रोहित ने डिसाइड किया कि वो रोज सिर्फ 20 मिनट डीप प्रैक्टिस करेगा। मतलब सिर्फ रैंडमली गिटार बजाना नहीं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में प्रैक्टिस करना, जहां वो बार बार गलती करता है। जैसे अगर एक सॉन्ग का एक ही पार्ट बार बार गड़बड़ हो रहा है, तो वो पूरे गाने को बार बार नहीं बजाता, बस उसी पार्ट को आइसोलेट करके रिपीट करता, स्लो करके देखता, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाता। पहले ये बोरिंग लगता था, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि उसकी फिंगर्स अब अपने आप सही कॉर्ड पकड़ने लगी थी। अब बात करते हैं इमोशनल इग्निशन की, मतलब वो स्पार्क जो तुम्हें अंदर से एक्साइटेड करता है कुछ सीखने के लिए। रोहित के साथ ये स्पार्क तब आया जब उसने स्कूल के एक कल्चरल इवेंट में अपने फेवरेट सिंगर का अनप्लग्ड सेशन देखा। सिंगर ने क्राउड से कहा, यू ऑल कैन डू दिस, आई स्टार्टेड इन माई बेडरूम। वो लाइन जैसे रोहित के दिल में बिजली बन के कड़की। उस दिन उसने अपने कमरे में गिटार उठाया और घंटों तक बजाता रहा, बिना किसी को दिखाए। वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो इंस्पायर्ड हो चुका था। अब उसका गोल सिर्फ कॉर्ड्स सीखना नहीं था, अब उसे स्टेज पर परफॉर्म करना था। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। यही है इमोशनल इग्निशन। जब किसी चीज से दिल जुड़ जाता है तो दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता। तीसरी चीज जो द टैलेंट कोड में बताई गई है वो है गुड कोचिंग। रोहित के पास कोई एक्सपेंसिव म्यूजिक टीचर नहीं था, लेकिन यूट्यूब और कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज से उसने सही लोगों को फॉलो करना शुरू किया। वो सिर्फ टिप्स नहीं लेता, उनकी मिस्टेक्स भी ऑब्जर्व करता। और फिर एक दिन उसने लोकल म्यूजिक एकेडमी में वीकेंड क्लासेस लेना शुरू किया। उसके कोच ने उसे सिर्फ नोट्स नहीं सिखाए, उसे ये समझाया कि कैसे हर नोट को फील किया जाता है। कोच ने एक बार उससे कहा, टैलेंट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। और वो बात रोहित को अंदर तक हिला गई। अब वो जान गया था कि सही प्रैक्टिस, राइट माइंडसेट और थोड़ा सा गाइडेंस, यही उसकी रियल टैलेंट बनाएंगे। धीरे धीरे वो छोटे गिग्स में परफॉर्म करने लगा। उसका पहला परफॉर्मेंस कोई बड़ा हिट नहीं था, एक कैफे में 3 गाने, जहां लोगों ने ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। पर उसने रिकॉर्ड किया, अपने कोच को दिखाया और फीडबैक लिया। हर बार अपनी गलती पकड़ी और अगली बार थोड़ा बेटर किया। यहीं पर वो चीज काम कर रही थी जिसे द टैलेंट कोड में माइलिन ग्रोथ कहा गया है। माइलिन क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ब्रेन इंसुलेशन है जो हमारे न्यूरॉन्स के चारों ओर बनता है। जब भी हम किसी चीज को बार बार सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम को फास्ट और एक्यूरेटली करने लगता है, क्योंकि माइलिन उसे मजबूत बनाता है। मतलब जितनी बार रोहित ने एक ही सॉन्ग को सही तरीके से दोहराया, उतनी बार उसके दिमाग में वो सर्किट तेज और पक्के होते गए। अब अगर तुम रोहित को देखो तो वो तुम्हें किसी टैलेंटेड म्यूजिशियन जैसा लगेगा। लोग कहेंगे, क्या नेचुरल टैलेंट है इसमें? लेकिन वो नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी गलती, कितनी बार टूटी हुई स्ट्रिंग्स और कितनी स्लीपलेस नाइट्स लगी हैं। असल में जब हम किसी को जीनियस या टैलेंटेड कहते हैं तो हम बस उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन द टैलेंट कोड हमें सिखाती है कि उस रिजल्ट के पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें स्ट्रगल, पेशेंस और एक बर्निंग डिजायर शामिल होती है। रोहित अब भी एक स्टार नहीं बना है, लेकिन अब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो पहले कभी नहीं था। अब जब भी कोई उसे कहता है, यार मैं तो बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, टैलेंट बॉर्न नहीं, बिल्ड होता है बस सही तरीके से। इस पूरे सफर में
रोहित ने एक और चीज सीखी, वो ये कि प्रैक्टिस सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, वो खुद को बेटर बनाने का एक तरीका है। डीप प्रैक्टिस बोरिंग हो सकती है, पर वहीं असली मैजिक छिपा होता है। इमोशनल इग्निशन कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता, वो किसी पल में आ सकता है, एक परफॉर्मेंस देखकर, एक बुक पढ़कर या किसी के वर्ड्स सुनकर। और कोचिंग ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट से ही मिले, कभी कभी एक सही इंसान की एक लाइन काफ़ी होती है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, चाहे वो मैथ्स हो, पेंटिंग हो या डांस, तो याद रखना, तुम्हें बॉर्न टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस डीप प्रैक्टिस करनी है, खुद को इमोशनली चार्ज करना है और किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लेनी है जो तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा सके। टैलेंट कोई मैजिक नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो एक स्किल है जो हर रोज़ की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है, और अगर रोहित कर सकता है जो कभी किसी की नज़रों में स्पेशल नहीं था, तो तुम भी कर सकते हो। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि रोहित अब किसी और को सिखाने लगा है और शायद अगली बार ये स्टोरी तुम्हारे बारे में हो। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। रोहित की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। स्कूल ख़त्म हो चुका था और अब वो कॉलेज में आ चुका था। गिटार अब उसकी पहचान बन चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सपना था। उसे एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। कोडिंग की दुनिया उसे उतनी ही एक्साइटिंग लगती थी जितनी कभी स्ट्रिंग्स और कॉर्ड्स लगते थे। पर एक दिक्कत थी, कोडिंग उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। C++ और जावा के कॉन्सेप्ट उसके सिर के ऊपर से निकल जाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसके असाइनमेंट्स भी किसी और से करवाकर सबमिट हुए थे, लेकिन उसे गिल्ट भी फील होता था और अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे खुद से सीखना पड़ेगा। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें उसने द टैलेंट कोड से सीखे लेसन्स लिखे थे। उसे याद आया, टैलेंट इज बिल्ट नॉट बॉर्न, और माइलिन रैप्स अराउंड न्यूरॉन्स विद यूज। ये लाइन जैसे फिर से उसके अंदर आग जला गई। उसने सोचा, जैसे मैंने गिटार सीखा वैसे ही कोडिंग भी सीख सकता हूं, बस मुझे डीप प्रैक्टिस करनी होगी। अब रोहित ने एक मिशन शुरू किया, हर दिन 1 घंटा सिर्फ कोड करने का। लेकिन वो पुराने तरीके से नहीं करता था जैसे बाकी लोग करते थे। वो समझ चुका था कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी गलतियों पर फोकस करना है, उन्हें स्लो मोशन में पकड़ना है और फिर बार बार रिपीट करना है। हर दिन वो एक छोटा सा कोड चैलेंज सॉल्व करता, कभी फॉर लूप पर, कभी अरेज पर, और जैसे ही वो स्टक होता वो खुद से पूछता, गलती कहाँ हुई। फिर वो उस एक कॉन्सेप्ट को आइसोलेट करता और सिर्फ उसी पर प्रैक्टिस करता। किसी दिन एक ही लूप को वो 20 बार डिफरेंट तरीके से लिखता, तब जाकर लॉजिक समझ में आता। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि पहले जो सिंटैक्स उसकी समझ में नहीं आते थे, अब वो अपने आप याद रहने लगे हैं। डिबगिंग में जो पैनिक पहले आता था वो कम होने लगा। माइंड थोड़ा तेज फील करने लगा, जैसे ब्रेन खुद ब खुद सही डायरेक्शन में सोचने लगा हो। असल में यही हो रहा था, उसके दिमाग में माइलिन की परतें बन रही थीं। हर बार जब वो कोई नया लॉजिक समझकर उसे कोड में लिखता, हर बार जब वो गलती पकड़ता और उसे ठीक करता, उसका ब्रेन उसी न्यूरल पाथ को बार बार यूज कर रहा था। और जितनी बार वो पाथ एक्टिव होता, उतनी बार उस पर और ज्यादा माइलिन लिपटती जाती। अगर तुम सोच रहे हो कि माइलिन क्या है, तो इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक वायर। अगर उस वायर की इंसुलेशन मजबूत हो तो करंट तेज और बिना रुकावट के दौड़ता है। माइलिन उसी इंसुलेशन की तरह है, वो न्यूरॉन्स के चारों ओर लिपटती है और सिग्नल ट्रांसमिशन को फास्ट और एक्यूरेट बना देती है। जितनी चैलेंजिंग और फोकस्ड प्रैक्टिस, उतना ज्यादा माइलिन ग्रोथ। अब रोहित को कोडिंग भी वैसे ही मजा देने लगी थी जैसे गिटार देता था। उसने कोडिंग को भी एक म्यूजिकल रिदम की तरह समझना शुरू किया। जैसे गिटार में एक गलत नोट पूरे सॉन्ग को खराब कर देता है, वैसे ही एक छोटी सी सिंटैक्स एरर पूरा प्रोग्राम फेल कर देती है। और जैसे म्यूजिक को फील करना पड़ता है, वैसे ही लॉजिक को भी समझना और महसूस करना पड़ता है। कॉलेज में एक कोडिंग कंपटीशन होने वाला था, हैकाथॉन। पहले तो रोहित ने पार्टिसिपेट करने की नहीं सोची, लेकिन उसके एक दोस्त ने जबरदस्ती उसका नाम डाल दिया। शुरू में घबराहट थी, लेकिन उसने सोचा, लेट्स यूज दिस एज इमोशनल इग्निशन। अब वो डेली प्रिपरेशन करने लगा।
हर दिन एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करता, कभी कैलकुलेटर, कभी टू डू ऐप। हैकाथॉन वाले दिन उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला वो सारी घबराहट पीछे छूट गई। उसके दिमाग में हर वो लॉजिक, हर वो बग और हर वो सिंटैक्स जो उसने 100 बार रिपीट किया था खुद ही अरेंज होने लगे। 12 घंटे के अंदर उसने अपनी टीम के साथ एक वर्किंग ऐप बना दी। ये कोई परफेक्ट ऐप नहीं थी, लेकिन जजेस ने जो कहा वो रोहित कभी नहीं भूलेगा। योर लॉजिक इज क्लीन एंड योर अप्रोच शोज मैच्योरिटी। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था ये किसी मिरेकल का रिजल्ट नहीं था। ये डीप प्रैक्टिस और स्लोली ग्रोन माइलिन का मैजिक था। अब अगर तुम सोच रहे हो कि रोहित लकी था या उसके पास कोई स्पेशल ब्रेन था, तो ऐसा कुछ नहीं था। डिफरेंस बस इतना था कि उसने सीखा कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। उसने हर बार अपनी वीकनेस को पकड़ा, उसे फेस किया और फिर उस पर इतना फोकस किया कि उसका ब्रेन उसे खुद ही अडेप्ट कर गया। माइलिन कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है। ये टाइम लेती है, पेशेंस मांगती है, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ तब ग्रो होती है जब तुम प्रिसाइज और चैलेंज वाली प्रैक्टिस करते हो। मतलब बस आराम से स्क्रॉल करते हुए कोडिंग वीडियोस देखना काम नहीं करेगा। तुम्हें खुद बैठकर ट्राई करना होगा, फेल होना होगा और फिर उस फेलियर को एक लर्निंग स्टेप की तरह देखना होगा। अब रोहित ना सिर्फ अपने कॉलेज में एक अच्छा कोडर माना जाने लगा था, बल्कि वो जूनियर्स को भी गाइड करता था। एक दिन एक जूनियर ने उससे पूछा, भाई आप इतनी जल्दी कोड कैसे सोच लेते हो? तो उसने जवाब दिया, कोड जल्दी नहीं आता, बस मेरी प्रैक्टिस इतनी बार फेल हुई है कि अब ब्रेन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। इस बार जब उसने अपनी डायरी में लिखा तो उसने बस एक लाइन लिखी, टैलेंट इज माइलिन इन मोशन। और सच में हर कोई जो एक चैलेंजिंग चीज को बार बार फोकस के साथ प्रैक्टिस करता है, वो अपने अंदर वो मैजिक फील कर सकता है। कोडिंग या म्यूजिक या कोई भी स्किल, सबका बेस सेम होता है। बस मेहनत, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा साइंस जो कहता है कि तुम जितनी बार कुछ मेहनत से सीखते हो, उतनी बार तुम्हारा दिमाग उसे सीखने के लिए खुद को रिवायर कर लेता है। यही है रियल टैलेंट बिल्डिंग। शायद तुम भी आज किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, मैथ्स, डांस, लैंग्वेज या कोई और स्किल। तो याद रखो, तुम्हें बॉर्न जीनियस नहीं होना है। तुम्हें बस बार बार कोशिश करनी है, अपने दिमाग के सर्किट्स को चैलेंज करना है और धीरे धीरे उस स्किल में मास्टर बन जाना है। और जब एक दिन कोई तुमसे पूछेगा तुम इतने टैलेंटेड कैसे बन गए, तो तुम भी मुस्कुराकर कहोगे, मैंने बस प्रैक्टिस से अपने ब्रेन में थोड़ा एक्स्ट्रा माइलिन बना लिया। कॉलेज का 3रा साल शुरू हो गया था। रोहित अब एक अच्छा कोडर बन चुका था, हैकाथॉन जीत चुका था और जूनियर्स को गाइड भी करता था। पर उसके अंदर एक नया डर आने लगा था, क्या मैं अब भी सीख रहा हूं या बस वही पुरानी चीजें दोहरा रहा हूं जो मुझे आती हैं। वो समझ गया था कि कंफर्ट जोन में रहना सेफ तो है, पर ग्रोथ वहीं रुक जाती है। उसे फिर से वही डायरी याद आई जिसमें उसने द टैलेंट कोड के बारे में लिखा था। एक लाइन ने उसे फिर से झटका दिया, डीप प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग ऑन द एज ऑफ योर एबिलिटी। उसने सोचा, अगर मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूं जो मुझे पहले से आती है, तो मेरा ब्रेन नई सर्किट्स क्यों बनाएगा। लर्निंग वहीं होती है जहां आप बार बार गलती करते हो और हर गलती को पकड़कर सुधारते हो। वहीं असली रिवायरिंग होती है, वहीं ब्रेन फास्ट और एफिशिएंट बनता है। इस बार उसने खुद को एक नई चैलेंज दी, मशीन लर्निंग सीखना। न बैकग्राउंड था, न समझ, और सारे ट्यूटोरियल्स तो ऐसे लगते थे जैसे कोई एलियन लैंग्वेज बोल रहा हो। पर उसने सोच लिया था उसे उस एज पर जाना है जहां हर स्टेप पर दिमाग कहे, भाई ये नहीं आता। उसने पहला प्रोजेक्ट उठाया, एक छोटा सा प्रोग्राम जो हैंड रिटन डिजिट्स को पहचान सके। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि डेटा सेट, मॉडल ट्रेनिंग, ग्रेडियंट डिसेंट जैसे शब्द क्या होते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है डीप प्रैक्टिस, जब दिमाग टोटली कंफ्यूज्ड होता है और फिर भी तुम हार नहीं मानते। हर दिन वो एक कॉन्सेप्ट पकड़ता। स्टैक ओवरफ्लो, यूट्यूब और किताबें सब उसकी मदद के रिसोर्स बन गए। लेकिन फर्क ये था कि वो सिर्फ देखता नहीं था, खुद इम्प्लीमेंट करता। हर बार जब एरर आता, वो घबराने की बजाय रुचि लेता, ये बग क्यों आया। फिर वो उस बग को ट्रेस करता, डिबग करता और जैसे ही उसे फिक्स करता, एक नया न्यूरल कनेक्शन बन जाता। कई बार ऐसा होता कि एक छोटी सी चीज में ही 3 घंटे लग जाते, जैसे मैट्रिक्स डायमेंशंस की गलती। लेकिन जब वो उसे बार बार समझकर ठीक करता, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाता।
उसका ब्रेन उस प्रॉब्लम के आसपास एक एफिशिएंट हाईवे बना लेता। अब अगली बार वैसी गलती करना लगभग नामुमकिन हो जाता। उसे समझ में आया कि डीप प्रैक्टिस एक तरह का स्ट्रगल है, लेकिन ये यूजलेस स्ट्रगल नहीं है, ये स्मार्ट स्ट्रगल है। इसका मतलब है हर बार अपने लिमिट्स के जस्ट बाहर जाना, वो ट्राई करना जो तुम अभी नहीं कर सकते, और फिर धीरे धीरे उसे पॉसिबल बनाना। एक दिन उसने अपने दोस्त अंशुल को बताया कि वो क्या कर रहा है। अंशुल बोला, भाई मैं तो हमेशा आसान प्रोजेक्ट्स ही चुनता हूँ, कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। रोहित मुस्कुराया और बोला, लेकिन जब तुम खुद को पुश नहीं करते तो ब्रेन भी सो जाता है। ग्रोथ वहीं होती है जहाँ थकान होती है और दिमाग एरर से जूझता है। अब हर सुबह रोहित का रिचुअल था 90 मिनट की डीप प्रैक्टिस। वो मोबाइल साइलेंट मोड पर रखता, हेडफोन्स में लाइट म्यूजिक लगाता और सिर्फ एक चीज पर फोकस करता, एक ऐसा प्रॉब्लम जो उसे आता नहीं। कभी CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना, कभी डेटा प्री प्रोसेसिंग, कभी लॉस फंक्शन को समझना। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करता, जैसे जिम में मसल्स को जोर लगाना पड़ता है, वैसे ही ब्रेन भी कहता बहुत हो गया, आराम कर। लेकिन वो जानता था ये डिस्कम्फर्ट असली प्रूफ है कि वो राइट पाथ पर है। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि अब उसके सॉल्यूशंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते जा रहे हैं। पहले जहां एक प्रॉब्लम में 3 घंटे लगते थे, अब वही 1 घंटे में हो जाती थी। पहले 3 घंटे जहां 50 लाइनें लिखनी पड़ती थीं, अब 20 लाइन्स में काम हो जाता था। उसकी न्यूरल सर्किट्स एफिशिएंट हो रही थीं, क्योंकि हर बार जब वो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझता और सही करता, तब उसका ब्रेन उस प्रोसेस को तेज़ और बेहतर बना रहा था। यही डीप प्रैक्टिस का कमाल होता है, ये तुम्हारे ब्रेन को उस स्किल के लिए फाइनली ट्यून्ड मशीन बना देती है। अब कॉलेज में एक टेक फेस्ट आने वाला था, जहां मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए एक ओपन चैलेंज थी। रोहित ने सोचा कि ये उसका नेक्स्ट टेस्ट हो सकता है। उसने एक रियल वर्ल्ड आइडिया लिया, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो फोटोज में फेस इमोशंस डिटेक्ट कर सके। चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन वही तो चाहिए था, कुछ ऐसा जो अभी नहीं आता, जिससे डर लगे और जिसमें गलती की पूरी संभावना हो। टीम बनाना शुरू किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा और डेटा कलेक्ट करने लगा। हर स्टेप पर प्रॉब्लम आती, डेटा फॉर्मेट मिसमैच, मॉडल एक्यूरेसी लो, ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा। लेकिन टीम हर गलती को डायग्नोस करती, रीजंस फाइंड करती और फिर फिक्स करती। कई बार तो रात के 3 बजे तक लैब में बैठे रहते, लेकिन सबका एक ही मोटो था, मिस्टेक करो, समझो और सही करो। और धीरे धीरे वो मॉडल जो शुरू में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, अब 85% एक्यूरेट रिजल्ट देने लगा। फेस्ट वाले दिन जब उनका प्रोजेक्ट डेमो हुआ, ऑडियंस स्टन्ड थी। जजेस इंप्रेस्ड थे। उन्होंने कहा, दिस इज रियल लर्निंग, नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन। और रोहित को जो सबसे ज्यादा खुशी मिली वो ये थी कि इस बार अपलॉज सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं था, बल्कि उस जर्नी के लिए थी जो उन्होंने खुद बनाई थी, डीप, डिफिकल्ट और ऑनेस्ट। अब रोहित जान चुका था कि चाहे कोई भी स्किल हो, कोडिंग, म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज, डीप प्रैक्टिस ही रियल डिफरेंस बनाती है। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, बार बार गलती करते हो और उन्हें ठीक करते हो, तब तुम्हारा ब्रेन मास्टर बनता है। तो अगर तुम्हें भी कुछ सीखना है तो आसान रास्ता मत चुनो। हर दिन खुद को उस एज पर ले जाओ जहां तुम कुछ नया सीखो, गलती करो और उसे समझकर ठीक करो। यही है ब्रेन ट्रेनिंग का सबसे पावरफुल तरीका। शायद कोई बाहर से तुम्हें देखकर कहे, तू तो गिफ्टेड है, लेकिन तुम जानोगे ये गिफ्ट नहीं, ये हर दिन का स्ट्रगल है, डीप प्रैक्टिस का असर है और उस माइलिन की मेहनत है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को सुपर हाईवेज में बदल रही है। अब डायरी में उसने फिर से लिखा, एज पे प्रैक्टिस करना डरावना होता है, पर वहीं असली मैजिक होता है और उस मैजिक को हर कोई पा सकता है। बस एक शर्त है, गलती करने से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर एम्ब्रेस करना। एग्जाम सीजन का टाइम था। रोहित की जिंदगी अब पहले जैसी सिंपल नहीं रही थी। कोडिंग प्रोजेक्ट्स, ML कॉम्पिटिशन्स, यूट्यूब वीडियोस, इंटर्नशिप्स, सब कुछ एक साथ चल रहा था। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। कैंपस में एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी। द सोशल डिलेमा नाम की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। उसका दोस्त विवेक बोला, चल देख लेते हैं, अच्छा बोल रहे हैं लोग। रोहित को डॉक्यूमेंट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस दिन मन मान गया। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री चली, रोहित की आंखें खुलती गईं। उसे समझ आया कि कैसे सोशल मीडिया उसकी अटेंशन कंट्रोल करता है,
कैसे एल्गोरिदम्स ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक सीन में ट्रिस्टन हैरिस गूगल का एक्स डिज़ाइनर कहता है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। वो लाइन रोहित के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। फिल्म खत्म होने के बाद वो बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। विवेक ने पूछा, क्या हुआ? रोहित बोला, शायद आज पहली बार मैंने फील किया कि मैं जो सीख रहा हूं वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बन सकता है। ये कोडिंग सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ये दुनिया को बदल सकती है। मुझे कुछ मीनिंगफुल बनाना है। उस दिन पहली बार उसके अंदर कुछ जलने लगा, एक इमोशनल स्पार्क, एक आइडेंटिटी से जुड़ा एहसास। जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, तू सिर्फ कोड लिखने वाला लड़का नहीं है, तू वो इंजीनियर बन सकता है जो सोसाइटी को बेटर बना सकता है। यही इग्निशन था। उस बर्निंग मोमेंट ने उसके भीतर की मोटिवेशन को आग बना दिया। अब सिर्फ प्रैक्टिस का रीजन स्किल्स सीखना नहीं था, अब वो अपने पर्पस के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। उस रात रोहित ने डायरी खोली और लिखा, मुझे सिर्फ अच्छे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बनना है। अब उसका फोकस बदल चुका था। उसने एक नया गोल सेट किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो सोशल मीडिया के एडिक्शन को ट्रैक कर सके और लोगों को हेल्थियर डिजिटल हैबिट्स डेवलप करने में मदद करे। प्रोजेक्ट आइडिया रेडी था, एक क्रोम एक्सटेंशन जो बताएगा कि यूज़र कितनी बार सोशल मीडिया खोलता है, कितनी देर बिताता है और दिन भर में किस पैटर्न में यूज़ करता है। साथ ही वो जेंटल नजेस भी देगा कि अब ब्रेक ले लो या थोड़ी देर कुछ और करो। ये टेक्निकल से ज़्यादा बिहेवियरल प्रोजेक्ट था, लेकिन यही चैलेंज रोहित को चाहिए था। उसने जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया, ब्राउज़र एपीआईज पढ़ी और बैकएंड के लिए फायरबेस को एक्सप्लोर किया। हर स्टेप पर चैलेंज था, कभी बटन काम नहीं करता, कभी डेटा सेव नहीं होता। लेकिन इस बार उसके अंदर की आग उसे पीछे हटने नहीं देती, क्योंकि अब प्रैक्टिस सिर्फ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो एक मिशन का हिस्सा थी। उसने डीप प्रैक्टिस को फिर से एम्ब्रेस किया। हर बार जब कुछ नहीं चलता, वो प्रॉब्लम को डिसेक्ट करता, ब्रेक करता, बार बार ट्राई करता। लेकिन अब हर छोटी विक्ट्री उसे एक नई खुशी देती थी, क्योंकि हर बग फिक्स के साथ वो अपने उस विजन के थोड़ा और करीब होता जा रहा था। एक दिन वो लैब में बैठा कोड कर रहा था, तभी उसकी जूनियर रुचि आई और बोली, भैया आप इतना पेशेंटली काम कैसे कर लेते हो? मैं तो 10 मिनट में ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। रोहित मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारा काम तुम्हारे पर्पस से जुड़ जाता है तो पेशेंस अपने आप आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी फ्यूल बन जाती है। रुचि कुछ सोचने लगी और बोली, तो आपको यह आइडिया क्यों आया? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को स्क्रीन के पीछे खोते देखा है, और जब मैंने द सोशल डिलेमा देखा, मुझे समझ आया कि मैं टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने की बजाय उसे बेटर बना सकता हूँ। इग्निशन का मतलब यही होता है, कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को जगाता है। वो मोमेंट एक किताब हो सकती है, एक फिल्म, कोई व्यक्ति, या फिर खुद की कोई पर्सनल हार या विक्ट्री। रोहित के लिए वो मोमेंट वो डॉक्यूमेंट्री थी जिसने उसे उसकी आइडेंटिटी से जोड़ दिया। मैं केवल एक कोडर नहीं हूँ, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर द वर्ल्ड। कुछ हफ्तों बाद उसका एक्सटेंशन रेडी हो गया। उसने उसे अपने दोस्तों में सर्कुलेट किया। शुरू में रिएक्शंस मिक्स थे, कुछ बोले काम का है, कुछ बोले भाई बहुत गिल्ट फील होता है इसे देखकर। लेकिन फीडबैक से वो घबराया नहीं, बल्कि और इंस्पायर्ड हुआ। उसने उस फीडबैक को यूज किया, नोटिफिकेशंस को सॉफ्टवेयर बनाया, वीकली प्रोग्रेस चार्ट्स ऐड किए और मोटिवेशनल कोट्स भी इंटीग्रेट किए। अब वो सिर्फ कोड नहीं कर रहा था, वो बिहेवियर डिजाइन कर रहा था, साइकोलॉजी सीख रहा था, यूआई यूएक्स समझ रहा था। इग्निशन ने उसे एक लर्नर से क्रिएटर बना दिया था। फेस्ट में उसने इस प्रोजेक्ट को शोकेस किया और प्रेजेंटेशन में उसने सिर्फ टेक डिटेल्स नहीं बताए, उसने वो कहानी भी सुनाई जो उस इग्निशन से शुरू हुई थी। जजेस इंप्रेस्ड थे, ऑडियंस इंस्पायर्ड थी। एक जज बोली, you've built something that cares about the user's mind, not just their time. That's rare. उस रात वापस आते वक्त रोहित ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पर इग्निशन उसकी सोल है। विदाउट इमोशनल स्पार्क लर्निंग एक रूटीन बन जाती है, लेकिन जब तुम अपने वाई को समझ लेते हो तो प्रैक्टिस एक पर्पस बन जाती है। अब हर दिन प्रैक्टिस का मतलब था खुद को उस मिशन के और करीब ले जाना। मिस्टेक्स अब हर्डल नहीं थे, वो माइलस्टोन्स बन चुके थे। हर करेक्ट किया हुआ बग, हर समझा हुआ कॉन्सेप्ट
उसे रिमाइंड करता था कि वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहा, वो खुद को रिडिफाइन कर रहा है। और यही इग्निशन का पावर होता है, जब कोई मोमेंट तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को पहचान लेता है और तुम्हें ऐसी डायरेक्शन में धकेलता है जहां से वापसी पॉसिबल नहीं होती। अब रोहित अपनी डायरी में लिखता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं क्योंकि मैं उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां टेक्नोलॉजी इंसान को स्ट्रांग बनाती है, वीक नहीं। और ये फायर अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि ये फायर किसी असाइनमेंट के मार्क्स या किसी जॉब के ऑफर लेटर से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी से निकली थी। अगर तुम भी कुछ सीख रहे हो तो खुद से पूछो, व्हाई एम आई डूइंग दिस? कभी कभी आंसर तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल सकता है, किसी दोस्त की बात में या किसी हार में, पर जब वो इग्निशन मिल जाए उसे पकड़ लेना, क्योंकि वही तुम्हारी प्रैक्टिस को पावर देगा, डायरेक्शन देगा और उसे ग्रेटनेस में बदल देगा। इंजीनियरिंग के 4 साल खत्म होने वाले थे। फाइनल सेमेस्टर में सब प्लेसमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स को लेकर सीरियस थे। रोहित का क्रोम एक्सटेंशन काफ़ी पॉपुलर हो गया था और उसने उसी टॉपिक पर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बना लिया था। कुछ प्रोफेसर्स ने उसे रिसर्च पेपर में बदलने का आइडिया भी दिया था, लेकिन अब उसके मन में कुछ और चल रहा था। जितना वो टेक्नोलॉजी में डूब रहा था, उतना ही उसे लोगों की लर्निंग प्रोसेसेस में इंटरेस्ट आने लगा था। वो समझना चाहता था कि कुछ जगहों से इतने सारे टैलेंटेड लोग क्यों निकलते हैं, जैसे एक छोटा सा टाउन कैसे इतने सारे म्यूजिशियंस या एथलीट्स प्रोड्यूस कर देता है। एक दिन लाइब्रेरी में वो द टैलेंट कोड नाम की किताब पढ़ रहा था और वहाँ उसने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसने उसे अंदर से हिला दिया। टैलेंट हॉटबेड्स, ऐसी जगह जहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट ग्रो करता है, और वो भी मोस्टली बिना किसी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग के। उसे मॉस्को की एक टेनिस क्लब की कहानी पढ़ने को मिली, जहां साधारण से कंडीशंस में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तैयार हो रहे थे। ना कोई लग्जरी कोर्ट्स, ना हाईटेक टूल्स, बस एक स्मॉल रूम, लो नेट्स और इंटेंस फोकस प्रैक्टिस। और फिर ब्राज़ील की फुटबॉल गलियों की बात, छोटे किड्स, टूटी गेंद, अनइवन ग्राउंड और फिर भी वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रिबलर्स वहीं से निकलते हैं। इन स्टोरीज ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? जवाब था, ये जगह 3 चीजें नेचुरली प्रोवाइड करती हैं: डीप प्रैक्टिस, इमोशनल इग्निशन और सही तरीके का कोचिंग या फीडबैक। अब रोहित के दिमाग में एक न्यू आइडिया आया। क्या मैं ऐसा ही कोई टैलेंट हॉटबेड अपने आसपास बना सकता हूं? कॉलेज का एक पुराना कंप्यूटर लैब अक्सर खाली रहता था। मशीन्स थोड़ी आउटडेटेड थीं, लेकिन बेसिक काम कर सकती थी। रोहित ने सोचा, क्यों ना इसे एक कम्युनिटी लर्निंग स्पेस बना दूं जहां कोई भी कोडिंग, डिजाइनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर प्रैक्टिस कर सके, बिना मार्क्स या सिलेबस के प्रेशर के। उसने अपने कुछ जूनियर्स को यह आइडिया बताया और सरप्राइजिंगली सब एक्साइटेड हो गए। उन्होंने उस लैब को रीडिज़ाइन किया, एक वाइट बोर्ड लगाया, कुछ ओपन सोर्स टूल्स इंस्टॉल किए और एक रूल बनाया, यहाँ मार्क्स की नहीं, मिस्टेक्स की वैल्यू है। हर वीकेंड को वहाँ कोडिंग जैम्स होने लगे। लोग अपने पुराने कोड्स ले आते, नए आइडियाज शेयर करते, एक दूसरे के बग्स फिक्स करते। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहाँ आने वाला हर स्टूडेंट बिगिनर नहीं था। कोई ML सीख रहा था, कोई UI UX, कोई वेब डेव, और हर कोई अपने लेवल से प्रैक्टिस कर रहा था। एक लड़का शुभम, जो हमेशा एवरेज माना जाता था, वो हर बार आता था, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और लॉजिक इतना इम्प्रूव हुआ कि एक दिन उसने खुद का गेम लॉन्च किया और क्राउड चीर कर उठा। ये वही डीप प्रैक्टिस थी, चैलेंज के एज पर काम करना, मिस्टेक करना और उसे करेक्ट करना। वो स्पेस सिर्फ एक लैब नहीं रहा, वो एक इमोशनल इग्निशन जोन बन गया था, जहां स्टूडेंट्स खुद को जस्ट अ स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक क्रिएटर मानने लगे थे। कुछ दिन बाद रोहित ने वहां एक दीवार पर एक कोट लिखा, दिस इज नॉट अ क्लासरूम, दिस इज अ लॉन्च पैड। इस न्यू लर्निंग कल्चर ने धीरे धीरे लोगों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। प्रिया, जो पहले अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में हिचकती थी, अब कॉन्फिडेंटली UX कॉन्सेप्ट समझाती थी। अमन, जो अक्सर पीछे रह जाता था, अब दूसरों की क्वेरीज सॉल्व करने में सबसे आगे था। ये स्पेस न सिर्फ स्किल बढ़ा रहा था, बल्कि आइडेंटिटी भी बदल रहा था, क्योंकि वहां आने वाला हर इंसान फील करता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। कोचिंग भी वहां नेचुरल थी, कोई प्रोफेसर नहीं, बस पीयर्स थे जो एक दूसरे को फीडबैक देते थे। रोहित को अब समझ आने लगा था, ये जगह अब एक छोटा सा टैलेंट हॉटबेड बन चुका है। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक मिनी टैलेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज किया।
कोई जज नहीं, कोई प्राइज नहीं, बस सभी ने अपने अपने बनाए टूल्स, एप्स और आइडियाज प्रेजेंट किए। पेरेंट्स भी आए थे, कुछ प्रोफेसर्स भी, और सबसे खास बात यह थी कि हर प्रेजेंटेशन के पीछे एक स्टोरी थी, वो जर्नी जिसमें डीप प्रैक्टिस, इग्निशन और फीडबैक ने मिलकर उस टैलेंट को ग्रो किया था। फेस्ट के आखिरी में एक प्रोफेसर ने रोहित से पूछा, तुम्हें यह आइडिया कैसे आया? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद उस दिन जब मैंने पहली बार समझा कि टैलेंट एक गिफ्ट नहीं होता, वो तो ग्रो किया जा सकता है, बस सही एटमॉस्फेयर चाहिए। अब वो ग्रेजुएशन के थ्रेशहोल्ड पर खड़ा था, ऑफर्स थे, अपॉर्चुनिटीज भी, पर उसके अंदर कुछ और मैच्योर हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट किसी फैंसी इंस्टीट्यूट या एक्सपेंसिव कोचिंग से नहीं आता, वो आता है जब कोई व्यक्ति इमोशनली इग्नाइट होता है, उसके पास कंसिस्टेंट डीप प्रैक्टिस करने का मौका होता है और जब उसे टाइमली फीडबैक और सपोर्ट मिलता है। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, मैं लकी हूँ कि मुझे मेरा इग्निशन मिल गया, मेरा डीप प्रैक्टिस का रास्ता मिल गया और एक ऐसा माइक्रो हॉटबेड मिला जहाँ मैं ग्रो कर सका। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ ऐसी जगह और बनाऊँ जहाँ टैलेंट सिर्फ पाया नहीं, बनाया जाए। और यही होती है किसी जर्नी की अल्टीमेट सक्सेस, जब तुम खुद से आगे सोचने लगते हो और दूसरों के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जिसमें उनका स्पार्क भी फ्लेम बन जाए। इस तरह रोहित की कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन उस लैब की लाइट्स अब भी जली रहती हैं। उस बोर्ड पर नए कोट्स आते रहते हैं और नए फेसेस नए ड्रीम्स लेकर उस टैलेंट हॉटबेड में कदम रखते हैं, रेडी टू ग्रो, नॉट बिकॉज दे आर बॉर्न टैलेंटेड बट बिकॉज नाउ दे नो हाउ टू बिल्ड इट। कॉलेज का आखिरी दिन था। वो पुराना कंप्यूटर लैब अब एक छोटा सा इनोवेशन स्पेस बन चुका था। दीवारों पर हैंड रिटन कोट्स थे, मशीन्स पर नए आइडियाज और माइंड्स में एक नई सोच। टैलेंट न ही गिफ्ट है, ये एक प्रोसेस है। रोहित वहीं खड़ा था जहां से उसने ये सब शुरू किया था। उसे वो पहला दिन याद आया जब उसने खुद को एवरेज समझा था, ना कोई खास कोडिंग स्किल्स, ना कोई बड़ी पहचान, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी कि कुछ करना है, कुछ बनाना है। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जर्नी बस एक बात सिखाने के लिए थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉर्न होना जरूरी नहीं है। डीप प्रैक्टिस, इमोशनल इग्निशन और सही फीडबैक से कोई भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो लैब अब उस सोच का सिंबल बन गया था। वहां आने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए आते थे। वहां फेलियर सेलिब्रेट होता था और मिस्टेक इंप्रूवमेंट का सिग्नल माना जाता था। यही डीप प्रैक्टिस थी, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर प्रैक्टिस करना, बार बार गलती करना और हर बार खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। हर स्टूडेंट की जर्नी में एक मोमेंट था जब उन्हें इग्निशन मिला, किसी मूवी से, किसी स्पीच से, किसी सीनियर के काम से, और उसी दिन उन्होंने खुद से कहा, मुझे ये सीखना है, मुझे इसमें अच्छा बनना है। ये लैब किसी बड़े इंस्टीट्यूट जैसा नहीं था, लेकिन उसमें वो 3 एलिमेंट्स थे जो किसी भी टैलेंट हॉटबेड में होते हैं, प्रैक्टिस, पैशन और पीपल हु केयर। ये छोटा सा सेटअप मॉस्को की टेनिस क्लब या ब्राजील की फुटबॉल गलियों जितना ही पावरफुल बन चुका था। ग्रेजुएशन के दिन जब रोहित ने सर्टिफिकेट लिया तो क्राउड की तालियों में एक अलग सी गर्माहट थी। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक माइंडसेट फैलाने वाला बन चुका था। उसके पीछे एक लेगेसी थी, वो माइंडसेट जिसने डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी लिमिट से आगे जाने की हिम्मत दी थी। उस दिन जाते जाते उसने लैब की व्हाइट बोर्ड पर एक आखिरी लाइन लिखी, टैलेंट इजंट रेयर, द राइट स्पार्क इज। और फिर वो चला गया, लेकिन उस स्पार्क को पीछे छोड़कर ताकि कोई और आए, उस स्पार्क को पकड़े और फिर से खुद को बनाए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस बटन अब किसी और के हाथ में थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।